हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट कर दिया था तुम लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज की पूरी सीरीज। 2 चैप्टर हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टाफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तरीका वही रहेगा, पुराना तरीका। अपने नोट्स तैयार करते रहो मेरे साथ साथ, तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर होते चले जाएंगे। इससे पहले जो चैप्टर्स हमने पढ़े, ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर्स हमने पढ़े, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, एचआरएम के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद एचआरएम जो सबसे मेजर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। इसमें हमने 2-4 चीजें सीखी थी जॉब एनालिसिस में, कि भाई एचआर प्लानिंग करता है। फिर हमने पढ़ा था कुछ एक टर्म रिक्रूटमेंट, फिर पढ़ा था सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग। ठीक, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो जॉब एनालिसिस में एचआर प्लानिंग यानी नंबर ऑफ वर्कर्स जितने हमें चाहिए, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें जानने के बाद पहला स्टेप क्या आता है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, कह दिया भाई 100 लोगों की जरूरत है तो 100 लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। मैंने रिक्रूटमेंट का मीनिंग पिछली वीडियोस में बता रखा है, क्या कि भैया इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द जॉब। इट इज अ प्रोसेस जब हम लोगों को बुलाते हैं कि आओ भाई हमारे यहाँ वैकेंसीज खाली है, नौकरी कर लो। तो ये टॉपिक जो है इसी पर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिक्रूटमेंट। टोटल चैप्टर में कितने पॉइंट आ रहे हैं हमारे सिलेबस में, सबसे पहले 6 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे देखो 6, ऐसे देखो 4, जिसमें हम सब पॉइंट्स काउंट कर लेंगे। तो कह रहा है पहला है मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा सोर्सेज, जिसमें 2 सोर्सेज के बारे में बात किया गया, इंटरनल एक्सटर्नल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ई रिक्रूटमेंट, कंसेप्ट, बेनिफिट एंड सोर्सेस। ठीक, कंसेप्ट, बेनिफिट एंड सोर्सेस। मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और सोर्सेस पढ़ाऊंगा, बाकी बेनिफिट एनिफिट बहुत इजी है, ये आपको अंडरस्टूड है, आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, और भाई रिक्रूटमेंट की मीनिंग से शुरू करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले रिक्रूटमेंट की मीनिंग देखो, 2 पॉइंट बन के बनी है। रिक्रूटमेंट का सीधा मीनिंग क्या होता है कि भाई नए लोगों को बोलना कि आओ भाई हमारे यहाँ वैकेंसीज हैं, अप्लाई करो। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट मीन्स क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, पहले सही एम्प्लॉयज को ढूंढना कि भाई कहां से आएगा, भाई इंटरनेट से ले लें, कि भैया वेब पब्लिशिंग कर दें, वेब पब्लिशिंग नहीं कर सकते अखबार में छपवा दें, अखबार में नहीं छपवा सकते फैक्ट्री के गेट पे लगवा दें, प्लेसमेंट एजेंसी से कर लें। हमें तो नए एम्प्लॉयज चाहिए, हमें एक अच्छा काबिल एम्प्लॉय चाहिए। सो पहला पॉइंट क्या था रिक्रूटमेंट का, कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको बोलना, उनको स्टिमुलेट करना कि भाई आइए हमारे वैकेंसीज हैं, आप अप्लाई करें। अगर आप ये 2 पॉइंट लिख के मिलके एक डेफिनेशन बना देते हो, आपके पूरे नंबर कवर हो जाते हैं। और डेफिनेशन के बाद हमें एक इन फिलोसोफर का भी नाम लिख देना है, ताकि कोई नंबर काटने की हिम्मत ना करे। किसने दी थी ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दी थी एडविन फ्लिप्पो ने। ठीक है, निप्पो के भाई फ्लिप्पो। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि रिक्रूटमेंट क्या होता है भाई, सबसे पहले लोगों को ढूंढना और उनको बोलना कि आओ भाई हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करो। सो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। ठीक, सबसे पहला स्टेप होता है एचआर में। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो इसके फटाफट। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि समय नहीं बचा है हमारे पास, लेकिन हम सबके कोर पॉइंट्स याद रख सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोगों के लिए तैयार कर दी है। सो रिक्रूटमेंट का पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इट इज अ प्रोसेस रादर देन एक्ट और इवेंट। देखो, ऐसा तो है नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बार रिक्रूटमेंट हो गया उसके बाद दोबारा होगा ही नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं वही लोग काम करते रहेंगे, हमें नए एम्प्लॉयज की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक तुम्हें ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक तुम्हें एचआर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब तक नए नए रिक्रूटमेंट होते ही रहेंगे। ठीक है, आओ तो क्या कह रहा है, इट इज अ प्रोसेस रादर देन एक्ट और इवेंट। नाउ
सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी। लिंकिंग एक्टिविटी मतलब क्या है, यहां दो लोगों का लिंक हो रहा है। किस तरीके से, क्या कैसा लिंक हो रहा है, कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? भाई एक होता है जिसको नौकरी देनी है, एक होता है जिसको नौकरी चाहिए। सो इट इज वन ऑफ द लिंकिंग एक्टिविटी। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। ठीक, एक एम्प्लॉयर है जो रिक्रूट कर रहा है और एक एम्प्लॉय है जो रिक्रूट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी। कौन कौन आता है इसमें? एक एम्प्लॉयर और एक जॉब सीकर। जॉब सीकर बोले तो क्या, हमारा आने वाला एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। ठीक, दूसरा पॉइंट तैयार होता है। नेक्स्ट, इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन। व्हाई इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, नॉट अ नेगेटिव फंक्शन? देखो, रिक्रूटमेंट में ऐसा तो हो नहीं रहा है कि हम लोगों को निकाल रहे हैं, वो तो सिलेक्शन में होता है। कि सिलेक्शन में क्या होता है, छटनी। भाई जो जो क्वालिफाइड हुआ, जिसने जिसने टेस्ट पेपर सही किए, जिसने टेस्ट पेपर बीट किया, भाई सीयूटी का एग्जाम दोगे। फॉर्म भरने का थोड़ी पैसा लग रहा है, सॉरी, फॉर्म भरने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, पैसा तो तब भी लगेगा, सॉरी। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, भाई फॉर्म सबके एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा, ये कुछ सिलेक्टेड लोगों का होगा जिन्होंने भाई टेस्ट पेपर क्लियर किया होगा। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें एक डेटा तैयार करना होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द कैंडिडेट्स। ठीक है, हमारे पास एक बहुत ज्यादा डेटा रहता है कि भैया अगर कल को किसी हमको अगर लोगों की जरूरत पड़ी तो हमारे पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, हम किसी को भी बुला के नौकरी दे सकते हैं। ठीक है, सो it is a positive function. Recruitment is done to create a pool of candidate, data of pool of candidates. ठीक, next, what is the basic purpose of recruitment? भाई बेसिक पर्पस हम रिक्रूटमेंट का किस तरीके से देखें? अगर इसकी डेफिनेशन में देखें, इसकी डेफिनेशन कह रहा है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। हमें एक अच्छे एम्प्लॉय की तलाश है। सो ये तलाश कैसे पता चलती है, हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं अलग अलग सोर्सेस से, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज कि इट्स बेसिक पर्पस इज टू लोकेट सोर्स ऑफ पीपल। सोर्स ऑफ पीपल की कहां से लोग मिलेंगे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की लायक हैं और वहां काम कर सकते हैं। हर जगह से लोग नहीं उठा सकते। सोर्स ऑफ पीपल, ठीक है, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, जो हमने अभी आगे चल के कवर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है इट इज परवेसिव फंक्शन। अब मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई है, जहां पर भी परवेसिव दिख जाए इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन लिख देना। क्या? इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि रिक्रूटमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ठीक, हर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, आर्मी, हर जगह। ठीक है, छोटी बड़ी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल, कोई भी एंटिटी हो, वहां रिक्रूटमेंट होंगे। भाई काम करने के लिए लोग तो चाहिए। दूसरा, हर लेवल पे होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। भाई फैक्ट्री में भी वर्कर्स चाहिए, भाई पॉलिसी डिजाइनिंग में भी लोग चाहिए, पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए जो लोग होते हैं, जैसे हमारे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के होते हैं, उनके लिए भी चाहिए। तो क्या है, परवेसिव जहां पर भी दिखाई दे, जिस चैप्टर में दिखाई दे, इसके सिर्फ एक ही लाइन लिखो और तुम्हें नंबर मिलेंगे। दैट इज रिक्रूटमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6। इट इज अ टू वे प्रोसेस। भाई फिर से, टू वे प्रोसेस इज समहाउ रिलेटेड टू लिंकिंग एक्टिविटी। हाउ? यहां पर भी हम दो लोगों की बात करते हैं, एक रिक्रूटर, एक रिक्रूटी। ठीक है, रिक्रूटर के पास क्या होता है, उसके पास चॉइस होती है कि टू हुम ही हैज टू रिक्रूट। भाई वो कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करता है एप्लीकेशन की, उसको जो अच्छा लगता है, जो उसके लायक होता है, भाई उसको वो कॉल करके बुलाता है, वाया ईमेल, वाया कॉल, कैसे भी। और इसी तरीके से रिक्रूटीज होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट होते हैं, जो भी एम्प्लॉय नहीं बने, उनके पास भी चॉइस होती है कि भाई हमें फिलिप्स में काम करना है, कि हमें डेल में काम करना है, कि एचपी में काम करना है। हम जहां जॉब चाहें वहां जॉब करेंगे। ठीक है, तो दोनों के पास चॉइस होती है। तो कह रहा है इट इज अ टू वे प्रोसेस, जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही मिलके डिसाइड करते हैं चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? 6 पॉइंट पढ़ लिए। कि एक प्रोसेस है, एक लिंकिंग एक्टिविटी है, एक पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि यहां पर कोई एलिमिनेशन नहीं होता है, सबको ही इनवाइट किया जाता है, एलिमिनेशन सिलेक्शन में होता है। बेसिक पर्पस क्या होता है? टू लोकेट द सोर्स ऑफ पीपल। परवेसिव फंक्शन है, और उसके बाद आखिरी इट्स अ टू वे प्रोसेस। 6 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हो गए, आगे बढ़ो भाई।
अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे आते हैं। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से सोर्सेज से रिक्रूट करती है, तो उसके पास दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। भाई ऐसे समझ लो, इंटरनल मतलब क्या होता है, विद इन द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब सपोज करो हमारे पास सीनियर मैनेजर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करके चला गया है, तो उसके नीचे 4 जूनियर मैनेजर थे, हमने चारों जूनियर मैनेजर में से जो सबसे अच्छा था उसको प्रमोट करके क्या कर दिया, सीनियर मैनेजर बना दिया। ये एक तरीका हो गया है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट कर ले जॉब वैकेंसीज के लिए, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल जब हमें फ्रेश टैलेंट की जरूरत हो, जब हम बाहर से लोगों को बुलाएं, ठीक है, जब हम प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर अपनाएं, ठीक है, कि पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, फिर टेस्ट होगा, इंटरव्यू, बैकग्राउंड रेफरेंस, वो सारी बातें करके उसके बाद इंप्लॉय रखें, फिर उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराएं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या, अगर इंटरनल विद इन बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो एक्सटर्नल क्या होगा, आउटसाइड बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। why do we organization why do organization promote or to used to require this external recruitment? Because there are certain organizations, पहले ऐसे समझ लो कि क्यों इतना है। हर कोई तो ऐसा नहीं कि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, अरे कल को तू नई ऑर्गेनाइजेशन कुछ नया खोलेगा, नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो पुराने एम्प्लॉय तो है ही नहीं ना, तुम्हें नए लोगों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। दूसरा क्या होता है कि भाई समटाइम्स आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपके बिजनेस में नया ब्लड लाए, नए आइडियाज लाए, फ्रेश टैलेंट लाए। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं भाई, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल स्टडी कवर करेंगे, ठीक है, ध्यान से आओ भाई। तो रिक्रूटमेंट में इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होता है, इंटरनल एक्सटर्नल का मीनिंग पढ़ लिया। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या था भाई, 1 2 3 4, जब हम इंटरनली रिक्रूट करें, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को इंप्लॉय कर ले, ठीक है। तो ये 4 तरीके से कर सकते हैं, एक प्रमोशन, एक ट्रांसफर, एक एक्स एम्प्लॉय, एक रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक एक करके मीनिंग समझो। आई सपोज प्रमोशन का मीनिंग तुम सबको पता होगा कि भैया प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हो गया मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे रिजल्ट कार्ड में आता ना कि प्रमोटेड टू फलानी क्लास, 11 से आया था प्रमोटेड टू 12, मतलब तुम्हारा अब एक औहदा बढ़ा दिया गया है। सो इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर जॉब पोजीशन। ये शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर जॉब पोजीशन टू हायर जॉब पोजीशन, कि भाई लोअर जॉब पोजीशन से हायर जॉब पोजीशन पे हमने एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर दिया है, इंटरनली किया है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाती है, इट इनहांसेस योर पे, पर्क्स, ठीक है, एंड इट ऑल्सो इनहांसेस योर, इंक्रीजेस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तुम बड़े ओहदे पे काम करते हो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये होता है क्या, प्रमोशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या है, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, ठीक। और ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर इज लाइक हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब हुआ, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो, मैंने कहा पहले सेल्स मैनेजर थे, अब फाइनेंस मैनेजर हो, तो मैनेजर तो तुम, डिपार्टमेंट बदल गया, बाकी औहदा वही का वही है। सीनियर मैनेजर सेल्स में भी थे, सीनियर मैनेजर तुम फाइनेंस में भी आ गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही समझ लो, ठीक। तो क्या कह रहा है कि ट्रांसफर में क्या होता है, आपकी जॉब चेंज हो जाती है, बट आपका औहदा चेंज नहीं होता है, आपकी पे स्केल नहीं बढ़ती है। सो हम इसे क्या कह सकते हैं, अगर ये वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय है, मतलब लोअर जॉब पोजीशन से हायर जॉब पोजीशन पे, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एम्प्लॉय का, जो कि सेम लेवल पे काम कर रहा है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग of employee from one job or one department to another, ठीक, ये हो गया। अब एक्स एम्प्लॉय एज ए नाम में ही छुपा हुआ है, एक्स। एक्स का मतलब सबको पता है क्या होता है, ठीक है, एक्स
दुखदाई होता है। एक्स एम्प्लॉय क्या होता है? देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे जिंदगी में भी कुछ लोग होते हैं पहले छोड़ के चले जाते हैं फिर वापस आते हैं। कुछ लोग होते हैं कि चलो ठीक है आ जाओ, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली। ये वो लोग होते हैं। एक्स एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जब कोई पुराना एम्प्लॉय रीहायर किया जाए, ठीक है, रीहायर किया जाए कि पहले हमारा एम्प्लॉय था, ड्यू टू सर्टेन रीजंस अब वो नहीं है, लेकिन हम उसको रीहायर कर रहे हैं, फिर से अलॉट कर रहे हैं जॉब सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या होता है? एक्स एम्प्लॉय। कहोगे सर ये तो बाहर से आ रहा है। अरे बाहर से आ रहा था, लेकिन कभी पहले घर का ही मेंबर था, ठीक है। सो रीहायरिंग ऑफ एम्प्लॉय इज नोन एज एक्स एम्प्लॉय, ठीक। नेक्स्ट होता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब जैसे सपोज करो, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे काम करता है और इसे इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्यों लाया गया? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐसे काम करता है कि मेरे बुआ के बेटे को नौकरी लगानी थी, मेरे बॉस से मेरी अच्छी बनती थी, मैंने कहा कि सर मेरी बुआ का बेटा एक नंबर का बेहतरीन लड़का है और बढ़िया पढ़ाई में करता है, भले ही हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने क्या किया, एक लेटर लिखा और कहा सर आप इसको देखिए, ठीक है। जुगाड़, जैक लगाना जिसे हम कहते हैं, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, जब अपने सीनियर मैनेजर को रिकमेंड कर दिया किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, लेकिन इंटरनली रिकमेंड किया गया है किसी इंप्लॉय जो कि अंदर काम कर रहा है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो चार तरीके से इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है। पहला, हम जॉब बढ़ा दे, जॉब ओहदा बढ़ा दे, तुम्हारा प्रमोशन कर दे, वर्टिकल शिफ्टिंग। दूसरा, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, भाई लेवल वही रहेगा तुम्हारा और जॉब पोजीशन, जॉब टाइटल बदलता रहेगा, ठीक है। तीसरा, हम पुराने एम्प्लॉय को वापस हायर कर ले, रीहायरिंग, एक्स एम्प्लॉय। चौथा, अपनी बुआ के बेटे को लगवा देगा, ठीक, जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो भाई भतेरो है, कितने भतेरो हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजें सिखा दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, हम यहाँ 7 लिख सकते हैं। तो 7 4 11 सोर्सेज हो गए एक तरीके से इन ऑल। अब देखो फटाफट, सारे आसान है, ये सब ये चुटकियों में खत्म होते चले जाएंगे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। सबसे पहला कह रहा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट किसमें? न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, ये सब में तुमने एडवर्टीजमेंट करा दिया कि वैकेंसीज आर अवेलेबल, यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। 50,000 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, 50,000 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, 1,000 पदों पे, इस तरीके से 1,000 पद अवेलेबल हैं, इस तरीके से वैकेंसीज आती हैं। और पे स्केल के साथ साथ कि आपको इतना इतना पे स्केल रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द जॉब पोजीशन। तो ये एडवर्टीजमेंट हो गया कि भाई आपने न्यूज में, मैगजीन में, ठीक है, न्यूज़पेपर में, टीवी पे, सिनेमा में, रेडियो में, कहीं पर भी आपने रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दे दिया। सबसे कॉमन कैंपस रिक्रूटमेंट। भाई देखो, कैंपस नाम में ही समझ में आता है कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जब आप, सारी लड़ाई इसी की है भाई, कि आप क्यों अच्छे कॉलेज जाना चाहते हो, कि आप अच्छी जगह अच्छी कॉलेज जाओगे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे, आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा, नॉर्थ कैंपस मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपकी पढ़ाई बहुत तगड़ी होगी, और जब आपकी पढ़ाई बहुत तगड़ी होगी तो आपको यार कंपनीज ढूंढ ढूंढ के नौकरियां देंगी। तो कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है? कैंपस प्लेसमेंट तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में फर्म्स आके फ्रेशर्स को जॉब प्रोवाइड करें, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ये टाई अप होता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो जैसे आईआईटी, आईएम, यहां पर कंपनीज आती हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करती हैं और उसके बाद लोगों को हायर करती हैं। क्लियर? ये होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, अब एक आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक होता है प्लेसमेंट एजेंसीज। मैं दोनों के बारे में एक साथ बताता हूं क्योंकि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। आओ भाई, अब सपोज करो एक बिल्डिंग है, ऐसा समझना, ठीक। ठीक, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, एक गेट लगा हुआ है, ठीक, पूरा बनाएंगे। इस बिल्डिंग पे ऐसे करके एक लोटस का सिंबल बना,
और दीजिए समझना। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सर मोदी जी की फोटो है। ठीक। अब एक है कैंडिडेट्स। ठीक। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। और एक तरफ है भाई अपने ग्रुप ऑफ फर्म्स। ये ले टाटा, ये ले रिलायंस, ये ले एल&टी, ठीक है, एटसेट्रा, प्लस 50 फर्म्स है। तो एक तरफ है कैंडिडेट, एक तरफ है एम्प्लॉयर्स, ऐसा समझना। बीच में ये बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, ये कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपना रिज्यूमे, अपनी डिटेल सब कहां देंगे, इस बिल्डिंग या इस बिल्डिंग में डिपॉजिट करेंगे, समझना। और ये इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली क्या करेगी, रिफाइन करेगी इन लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। ये लोग हैं जो फर्म से हैं और इंस्टीट्यूट, ये जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं या बिजनेसेस हैं, ये क्या करेंगे, ये अपनी रिक्वायरमेंट देंगे किसको, इन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को। ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये बीजेपी वाले हैं, मतलब बीजेपी मतलब ऐसे मैं बोल दे रहा हूं, कोई गलत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, पता नहीं अब तो डर लगता है कि कहीं कुछ बोल दो तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए। अब सपोज करो भाई कमल खिला है तो गवर्नमेंट है, ठीक। नाउ तो अब क्या है कि गवर्नमेंट एक तरीके का लिंक क्रिएट कर रही है बिटवीन प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉयर, रादर देन ये ऑर्गेनाइजेशन खुद से पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस करें, सिलेक्शन प्रोसेस करें, एक एक को रिक्रूट करें, टेस्ट ले, इंटरव्यू ले। ये अपनी रिक्वायरमेंट किसको दे देती है, इस इंस्टीट्यूशन को। ठीक। ये इंस्टीट्यूशन क्या कर रही है, ये पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से जो सबसे बेस्ट सुटेबल लग रहा है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती जा रही है, उनका लिंक क्रिएट कर रही है। ठीक। जब ये काम गवर्नमेंट करती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हम ये काम जब गवर्नमेंट कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट ये काम क्यों कर रही है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से टैकल किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से लड़ा जा सके। क्लियर। अब सब हटा दो, सब हटाने के बजाय बस इतना हटा दो। अच्छा, बीजेपी, ये, ठीक, ये, और यहां लिख दो ABC एसोसिएट्स एंड कंसल्टेंट्स। ठीक। अब सेम काम ABC एसोसिएट्स कर रहे हैं, लेकिन ABC एसोसिएट्स गवर्नमेंट तो है नहीं कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये क्या है, ये कंसल्टेंट सर्विसेज है। जब हायर जॉब्स की जरूरत पड़ती है लोगों को, हायर जॉब वैकेंसीज अवेलेबल होती है, जैसे मैंने कहा एग्जीक्यूटिव या चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ऑर्गेनाइजेशंस को जब इस तरीके के लेवल पे लोगों की जरूरत होती है तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते, वो जाते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास जिनका काम ही यही है कि काबिल लोगों को ढूंढना। अब यहां पर क्या है, बड़े ओहदे के लोगों की जरूरत पड़ी, ये लोग किसके पास गए, कंसल्टेंट के पास। कंसल्टेंट के पास पूल ऑफ काबिल कैंडिडेट्स था। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सेमी स्किल्ड वर्कर्स की बात आती है, लेकिन कंसल्टेंट सर्विसेज या प्लेसमेंट एजेंसीज की बात करें तो उसमें क्या होता है, काबिल, काबिल मतलब स्किल्ड और एबल्ड लोग होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एंगेज्ड है, लेकिन उनको अपनी जॉब पोजीशन से हायर पोजीशन चाहिए, तो वो क्या करते हैं, यहां पर अपनी सीवीज प्लेस करते हैं। सो ये क्या हो गया, एबीसी कंसल्टेंट जब सेम काम कर रहा है, क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बदले में वो क्या कर रहा है, इनसे भी कुछ फीस चार्ज कर रहा है और इनसे भी कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा है, जो उसकी कमाई है, चाहे वो कमीशन के तौर पे हो चाहे वो फीस के तौर पे हो। तो ये क्या कहलाता है, प्लेसमेंट एजेंसी। काम सेम है, जब गवर्नमेंट करे तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज,
और जब प्राइवेट ओन इंडिविजुअल्स करें फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो वो क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज। क्लियर? गवर्नमेंट करती है तो सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए करती है, और जब प्लेसमेंट एजेंसीज की बात आती है तो वो जनरली स्किल्ड वर्कर्स के लिए और हाई एंड नॉलेज वर्कर्स के लिए करती है। क्लियर? क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज का मतलब समझ में आ गया? आई सपोज आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर क्या होता है? जैसे सपोज करो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमारे पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ जाता है, डेटा तैयार होता है, फोता तैयार हो गया इतना बड़ा। अब हमने क्या किया, उसमें से भाई कुछ ही सिलेक्ट होंगे, कुछ होंगे जो भाई इंटरव्यू में निकल जाएंगे, कुछ होंगे जो टेस्ट में निकल जाएंगे, लेकिन डेटा तो रहेगा ना मेरे पास। अब ये डेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है एक तरीके से रिक्रूटमेंट के लिए। बाई चांस मेरे पास अर्जेंटली वैकेंसीज खाली हो गई, तो हम क्या करेंगे भाई, चुपचाप उसी डेटा को उठाएंगे, कॉल करेंगे, पूछेंगे कि भैया आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आवर कंपनी, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड यू कैन कम एंड विजिट अस। ठीक है? क्लियर? लो, एक तरीके से समझ में आ गया। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है कि भाई कॉलिंग करना पुराने डेटा पे। ठीक? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को एक तरीके से फैक्ट्री गेट भी बोलते हैं, फैक्ट्री नोटिस, कि भाई हमने सीधा लिख दिया वॉक इन इंटरव्यू में, आओ भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री पे नोटिस लगा दी कि वैकेंसीज अवेलेबल है, वी आर हायरिंग, डायरेक्ट इंटरव्यू आओ। तो ये क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आखिरी है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है? जनरली ऑर्गेनाइजेशंस को जब भी कोई इस तरीके का काम कराना होता है जिसमें मैनुअल लेबर्स की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है, रैदर देन खुद ये सारी चीजें करने के, वो एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करती है। सपोज करो कोई बिल्डिंग बनानी, कोई इंफ्रा तैयार कराना है जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है, तो वो क्या करेगी, रैदर देन खुद एम्प्लॉय लगाए और ये सारी चीजें करे, वो ये काम किसको दे देती है, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर अपने साथ पर्टिकुलर लेबर्स लाता है जो एक प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। हाँ, इसकी एक प्रॉब्लम होती है, अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर जाता है तो उसके साथ उसके सारे वर्कर्स भी चले जाते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आई सपोज बहुत कॉमन सी चीज है, हम सबको पता है। ठीक? ये हो गए हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। टोटल 11 पॉइंट होगा इंटरनल एक्सटर्नल। नाउ अब इंटरनल और एक्सटर्नल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख लो फटाफट साथ साथ। तो इजी बहुत है, बस तुम्हें याद होने चाहिए, तो शॉर्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस। चलो भाई, पहला एडवांटेजेस इंटरनल में क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 क्या कह रहा है? नंबर 1, फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी मतलब क्या है? जो भी इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा होगा उसके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पहले ही से पता होगा, तो उसके ओरिएंटेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, रैदर देन इफ वी आर हायरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है? तो क्या होगा भाई, हमें फिर से रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, इंटरव्यू लेना, फिर उसका प्लेसमेंट करना, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन, तो भाई इन सब में टाइम खर्चा होता है। जब टाइम खर्चा होता है तो पैसा खर्चा होता है। ठीक है? बट इंटरनल में ऐसा नहीं है, सो इट इज इकोनॉमिकल सोर्स। नेक्स्ट, लेस टाइम कंज्यूमिंग, आई सपोज इट शुड बी क्लियर, लेस टाइम। नेक्स्ट, इट एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, कि भाई अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन हो जाएगा। ठीक? नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैलेंट। इजी पॉइंट। अब इसके बाद एडवांटेजेस देखेंगे। किसके? सॉरी, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस देखेंगे हम एक्सटर्नल के। सो एक्सटर्नल के क्या एडवांटेजेस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाई फ्रेश टैलेंट आ रहा है, ठीक है, नए नए आइडियाज लेके आ रहा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा,
इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। दूसरा, वाइडर चॉइस। भाई बाहर से लोग अगर रिक्रूट कर रहे हैं तो तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ पीपल हैं, किसी से भी तुम किसी को भी रिक्रूट कर सकते हो। लेकिन अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात आएगी तो तुम्हें किसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा? वो लोग जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनमें से, जो कि लिमिटेड है। क्लियर? थर्ड थर्ड इज हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। एंड फोर्थ इज ओनली सोर्स फॉर न्यू एंटरप्राइजेस, ओनली सोर्स फॉर न्यू एंटरप्राइजेस। भाई मैंने ये पॉइंट बता दिया कि जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनली तो रिक्रूट कर ही नहीं सकती, तो उनके लिए क्या है? एक्सटर्नल। अब आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस, फटाफट जल्दी जल्दी। डिसएडवांटेजेस में क्या है भाई? जो एडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल के वो डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं इंटरनल के, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, देख लीजिएगा। क्या कह रहा है? सबसे पहला क्या है? वाइडर चॉइस। यहां क्या कह रहा है? रिस्ट्रिक्टेड चॉइस, लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। फिर यहां कह रहा है इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, लेकिन यहां क्या हो रहा है? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वही लोग हैं, कोई नया टैलेंट नहीं आ रहा है, और लोग ना लेथार्जिक होते जा रहे हैं, लेजी होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, वहां पर लिखा है हेल्दी कंपटीशन, यहां क्या हो रहा है? लैक ऑफ कंपटीशन। ठीक। नेक्स्ट, आखिरी है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंगस्ट स्टाफ। स्टाफ के अंदर जो इंटरनल स्टाफ है, अब सपोज करो किसी को तुमने रिक्रूट कर, किसी को तुमने प्रमोट कर दिया, अब बाकियों को ये लग रहा है कि हम क्यों नहीं हुए, हम भी तो अच्छा काम कर रहे थे, लो हमको नहीं किया, सर का फेवरेट होगा। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट अमंग, इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्टाफ। अब इस तरीके से देखना, जो एक्सटर्नल के एडवांटेजेस हैं उसका अपोजिट क्या बन जाता है भाई? डिसएडवांटेजेस किसके? इंटरनल के। इस तरीके से इंटरनल के जो एडवांटेजेस हैं वो किसके बन जाएंगे? डिसएडवांटेजेस एक्सटर्नल के। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है फ्रस्ट्रेशन अमंगस्ट स्टाफ। वो स्टाफ जो तुम्हारे लिए पहले से काम कर रहा है उसको छोड़ के तुमने किसी और को प्रमोट कर दिया, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वो तो चिढ़ जाएंगे। ये हो गया समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? टाइम कंज्यूमिंग। हाँ भाई, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, यहाँ क्या होता है? लेस टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ क्या कह रहा है? टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा था? इट इज इकोनॉमिकल, तो ये क्या है? कॉस्टली। नेक्स्ट, ठीक है, इट इज, इट हैज मोटिवेशन, इट एक्ट एज अ मोटिवेशन। और यहां क्या हो रहा है भाई? इट इज अनसर्टेन, अ पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि भाई मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ कि हाँ हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया है, तुमने रिक्रूटमेंट किया, तुमने अपॉइंट किया, बंदा नहीं आया, अनसर्टेन। ठीक है, कि वो रुके ना रुके, कहीं और चला जाए, ये भी तो है। तो एक साल पहले रुक के चलना पड़ता है, लोग बहुत प्यार से सिखाते हैं काम, ताकि तुम कहीं छोड़ के ना हो, क्योंकि हमने इतना पैसा लगाया है तुम्हें रिक्रूट करने में। क्लियर? आगे बढ़े। ये हो गया मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक पे चल रहे हैं। आखिरी टॉपिक बहुत इजी है इस चैप्टर का, ठीक है, दैट इज ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट क्या है? ऐसे समझो, किसी भी टर्म के आगे अगर ई लग जाए तो उसके आगे हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वी आर सर्चिंग एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब ऑनलाइन।
ये काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। तो क्या कहता है, रिक्रूटिंग ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू इंटरनेट। अब तुमने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे इंडीड, लिंक्डइन, ठीक है, shine.com, monster.com, ठीक है, एटसेट्रा। कई सारे नाम सुने होंगे। ये सब क्या एक तरीके से जॉब पोर्टल्स प्रोवाइड, ये पोर्टल है जो जिनका काम है क्या, जॉब प्रोवाइड करना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ये काम ऑनलाइन भी करती है। अब सपोज करो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे लोगों को एम्प्लॉय करना है, तो मैंने अपने किसी भी वेबसाइट, मेरे वेबसाइट पे आप जाओगे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें एक सेक्शन होता है करियर्स। करियर्स में आप क्लिक करोगे तो देखोगे भाई क्या क्या करियर्स हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई देयर ओनली। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कैंडिडेट का पूल्स, मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एक डेटा तैयार कर रहे हैं, पूल ऑफ कैंडिडेट्स का डेटा तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब ये दो तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट्स नहीं कवर करा रहा हूं क्योंकि बहुत इजी है, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल, वाइडर चॉइसेस, 24/7, ये सब तुम खुद से लिख सकते हो। सीधा देखो सोर्सेज। तो सोर्सेज क्या है, दो सोर्सेज होती है। पहला इंटरनेट, कि भाई तुमने क्या किया, अपनी एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट पे तुम्हारे को लोग आके अप्लाई कर रहे हैं, अपनी सीवी लगा रहे हैं, या तुम सिलेक्ट कर रहे हो कि कौन तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसको तुम्हें रखना है, किसको नहीं रखना है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, तुम कुछ भी देख लो, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रानेट। इंट्रानेट के पास अब देखो दो चीजें हो गई, एक होता है खुद की वेबसाइट पे आपने क्या बोलते हैं यही चीज कर लिया, रिक्रूटमेंट। दूसरा होता है कि आपने क्या किया, जॉब पोर्टल से काम करवा रखा है, कि भाई इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, monster.com हो गया, shine.com हो गया, कई सारी चीजें। सो कह रहा है व्हेन रिक्रूटमेंट इज डन थ्रू आइदर थ्रू ओन वेबसाइट और स्पेशलाइज्ड जॉब पोर्टल्स। अब स्पेशलाइज्ड जॉब पोर्टल्स क्या करते हैं भाई, स्पेशलाइज्ड जॉब पोर्टल आपने बना रखा है तो आप क्या करोगे, उसमें आप एक तरीके से स्कैनर सेट कर दोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, जिसको हम बोलते हैं रेज्यूमे स्कैनर। क्या बोलते हैं, रेज्यूमे स्कैनर। वो अपने आप से ही एलिमिनेट करता चला जाएगा अननेसेसरी अनवांटेड एप्लीकेशंस, ठीक है। ये काम तुम्हारे लिए क्या करेगा भाई, रिक्रूटमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस जो कि 24/7 चलेगा। ये होता है इंटरनेट। सो इंटरनेट और इंटरनेट का मीनिंग आई सपोज सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर हमारा होता है खत्म। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं रह गया है, एक टॉपिक बचता है। अगर आपको इंटरनेट और इंटरनेट का मीनिंग समझ में आ गया तो एक टॉपिक बचता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जो मैं चाहूंगा कि एक नोट्स तुम खुद से प्रिपेयर करो ताकि तुम्हें ये दोनों ऑटोमेटिकली ज्यादा तरीके से क्लियर हो जाए अच्छे। ये चैप्टर हमने बहुत जल्दी खत्म किया, ये चैप्टर बहुत आसान था इसलिए कितने कम टाइम में हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।